योगी जी और प्रशासन डंडा लेके तैयार बैठे हैं, जो इस बार के यूपी कांस्टेबल के पेपर में ड्रामा करेगा। अब्बा फैलने आने वालों को भी धरा जा रहा है दबा के। तो हो चुका है 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट यूपी पुलिस का मेरे भाई, और सफलतापूर्वक ये पेपर हुआ है। किसी प्रकार की कोई दुखद घटना सुनने को नहीं आई है। जनरली यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 20 सवाल पूछे जाते हैं मैथ के, लेकिन ये शिफ्ट थोड़ी अनूठी है। इसमें 30 सवाल के आसपास पूछे गए, 30 क्वेश्चंस पूछे गए। 30 सवाल थे ना केशव? हाँ, 30 क्वेश्चंस पूछे गए। और ऐसा नहीं कि सारे सवाल मैथ के एक ही तरफ डाले हों, हिंदी में भी जीएस में भी बीच बीच में आपको मैथ के सवाल मिक्स करके दे रहे हैं। यानी कि जो पेपर बनाया गया वो मिक्स बनाया गया है एक तरीके से मेरे दोस्त। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनमें डाउट है कि ये रीजनिंग का है या मैथ का है, पर वो भी मैंने यहां पे ले लिया है मेरे दोस्तों, जो करना चाहिए। तो 30 क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इनको आप जरूर करके जाएं, जिनका भी आने वाली शिफ्ट में पेपर होना है। ठीक है भाई, शुरू करें सवाल। तो टाइप तो हो नहीं पाए, मैंने सीधा पेपर की कटिंग आपको यहां पे लगाया है, तो आप थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा के, थोड़ा पिक्सल बढ़ा के वीडियो को देखें। पहला, सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने ऑफिस पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अथिरा, उसे अपने घर और ऑफिस के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय क्या है? अथिरा को घर से ऑफिस पहुंचना है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन अथिरा ने अपनी स्पीड को 3/4 कर दिया। अगर स्पीड 4 थी पहले, तो स्पीड 4 से 3 कर दी, तो टाइम तो रिवर्स रेशियो में हो जाएगा। यानी कि अथिरा को अगर पहले टाइम 3 लगता था, तो अब टाइम 4 लगेगा। अथिरा को नॉर्मल 3 यूनिट समय लगता था, तो अब 4 यूनिट समय लगता है मेरे प्यार भी। अथिरा को 1 यूनिट समय एक्स्ट्रा लगता है, जबकि अथिरा लेट कितना होती है? 15 मिनट। तो 1 की वैल्यू सवाल में 15 मिनट दे रखी है मेरे प्यारे बेटा। तो अथिरा को लगने वाला नॉर्मल टाइम कितना है? 3 की वैल्यू मेरे दोस्तों 45 मिनट आ जाएगी। यानी कि नॉर्मली अथिरा अपनी स्पीड से चलने पर 45 मिनट समय लेती थी। आंसर आगे आइए। एक ऑफिस में 30% स्टाफ फीमेल है, 30% जो है महिलाएं हैं, 60% महिला स्टाफ और 40% पुरुष स्टाफ शादीशुदा हैं। तो पूछा है, बताओ अविवाहित कर्मचारियों का परसेंटेज क्या है? डाटा बहुत आसान है, मैं 100 मान के करूंगा, मैं ज्यादा झंझट में नहीं पड़ूंगा भाई। 30% फीमेल है, यानी कि 100 अगर लोग हैं तो 100 में से 30 फीमेल हैं, तो बाकी के 70 मेल हैं। हमसे सवाल में पूछा कि अनमैरिड लोगों का परसेंटेज क्या है, जिनकी शादी नहीं हुई। 60% महिलाओं की शादी हो चुकी है, यानी कि 40% की शादी नहीं हुई है। तो 30 का 40% हो गया 12 अविवाहित महिला। 40% पुरुष शादीशुदा हैं, 100% में से 40% पुरुषों की शादी हो गई, यानी कि 60% पुरुष ऐसे हैं, 100 में से 40 घटाए, जिनकी शादी नहीं हुई। 70 का 60% 42, यानी कि टोटल 42 + 12 54 लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है ना। 100 में से 54 लोग अनमैरिड हैं, 100 में से 54 लोग यानी कि 54% अविवाहित हैं। बेटे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो अविवाहित ही रहेंगे बेटा। तुम पढ़ लो जल्दी से। सवाल नंबर 58 दिख रहा है ना ये सभी को? कि सब दिख रहा होगा क्या? ए डिफरेंस बी बराबर A² + B, और ये A⁻⁴ है बेटा B बराबर B² + A, तो ये आपसे पूछा है। तो दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट 3 डिफरेंस 6 आप निकालेंगे मेरे प्यारे भाई। तो इसका जो एक्शन दे रखा है, पहली वाली संख्या को A नाम दिया है, बाद वाली संख्या को B नाम दिया है, तो क्या होना चाहिए? A² + B, यानी कि 3 का स्क्वायर + 6, यानी कि 9 और 6 15 आ गया ये। यानी कि ये 3 डिफरेंस 6 की वैल्यू 15 आ गई है। 15 2, ये वाला एक्शन इसको क्या बोला गया बेटा? इसको बोला B² + A, है ना। A⁻⁴, यानी कि ये A है, B है, तो क्या होना चाहिए? B² + A, यानी कि 2 का स्क्वायर + 15, तो 4 + 15 19 आ जाएगा। ठीक है ना। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। तो आपको ध्यान देना है कि कहां ए बोला गया है, कहां बी बोला गया है। सिंपल क्वेश्चन था, कल भी ऐसा सवाल आया था, कल भी था सवाल, मैंने सॉल्व कराया है इसी चैनल पे। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी, कर लिया होगा। ये बताओ, कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर इज 29 ईयर ओल्ड। भाई एक क्रिकेट की टीम है, क्रिकेट की टीम में 11 मेंबर होते हैं, जो उनका कैप्टन है वो 29 साल का है। 29 साल का, बढ़िया। विकेट कीपर इज 4 ईयर ओल्डर देन कैप्टन। विकेट कीपर कप्तान से 4 साल बड़ा है।
तो 29 से 4 साल बड़ा, यानी कि विकेट कीपर कितने का है? 33 साल का है, 33 साल का। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए, कप्तान और विकेट कीपर की आयु को हटा दिया जाए, तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरे टीम की औसत आयु से 2 साल कम है। टीम की औसत आयु बताओ, यानी कि एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं, एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं, मुझे नहीं पता उनकी औसत आयु या एवरेज एज क्या है, मैंने मान ली कि एवरेज उनका x है। अगर मैं इन दोनों को हटा दूंगा, कैप्टन को और विकेट कीपर को, तो बचेंगे 9 खिलाड़ी। 9 खिलाड़ी की एवरेज एज 2 साल कम हो जाएगी, 2 साल कम हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, 2 साल कम हो जाएगी। तो आपसे पूछा x का मान, सोचो जरा, मैंने 29 साल और 33 साल के 2 प्लेयर हटा दिए। 29 प्लस 33 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 29 प्लस 33 हो गया आपका 62। मैंने 62 साल के 2 खिलाड़ी हटा दिए और इनके हटाने की वजह से एवरेज 2 साल कम हो गया। 9 प्लेयर का एवरेज 2 साल कम हो गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो हैं, ये जो 2 खिलाड़ी मैंने हटाए हैं, इनके जाने की वजह से एवरेज 2 साल कम हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 18 कम हो गया, यानी कि 62 माइनस 18 कितना आ गया जी? 44, 2 खिलाड़ियों की वजह से, यानी कि 22। तो 22 मेरे दोस्तों आपका एवरेज एज होना चाहिए पूरी टीम का। ऑप्शन नंबर यहां से सी आ जाएगा। ठीक है, आप x मान के भी कर सकते हैं, जिन बच्चों को ये समझना आता हो डेविएशन कि 11 खिलाड़ियों की एवरेज एज x है, तो 11x टोटल हो गया। 9 खिलाड़ियों की एवरेज है x माइनस 2 है, तो ये टोटल हो गया। एवरेज को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 खिलाड़ी मैंने हटाए, एक 29 साल का, एक 33 साल का, ये ना। यहां से सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा? 22 आएगा बेटा। ठीक है जी, क्या हुआ? आगे आओ, 68वां सवाल। एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, 20 ने केवल बायोलॉजी चुनी है, 20 ने केवल बायोलॉजी ली है। अच्छा, और 15 ने मैथ चुना है लेकिन बायोलॉजी नहीं चुनी। एवरी स्टूडेंट को या तो मैथमेटिक्स लेना है या बायोलॉजी लेनी है, दोनों सब्जेक्ट लेने हैं, या तो एक तो लेना ही पड़ेगा, या तो मैथ लो या बायोलॉजी लो या दोनों लो। तो कितने स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने मैथ और बायोलॉजी दोनों चुने हैं? तो भाई साहब ये देखो, ये हैं बायोलॉजी वाले, ये है मैथ वाले, कुछ दोनों वाले भी होंगे। ये है बायोलॉजी वाली जनता, ये है मैथ वाली जनता। टोटल जनता कितनी है? 40। 20 ऐसे जिन्होंने केवल बायोलॉजी लिए, तो ये है केवल बायोलॉजी वाले, केवल बायोलॉजी वाले 20 हैं, 20। 15 ऐसे जिन्होंने मैथ लिया है बट बायोलॉजी नहीं ली, 20 हैव चूजन ओनली बायोलॉजी। ओनली शब्द लगा है ना, ये ओनली बायोलॉजी वाले हैं। यहां घुस जाओगे तो बायोलॉजी के साथ साथ मैथ भी आ जाएगा। 15 ऐसे जिन्होंने मैथ लिया है बट बायोलॉजी नहीं ली, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मैथ तो ले रहे हैं दुष्ट, पर बायोलॉजी जो है ना पढ़ रहे मेरी तरह। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी। तो आप ये बताओ मेरे दोस्त, टोटल 40 होना चाहिए, 20 15 35 हो गया। तो यहां कितना बचा? फिर यहां कितना बचा बेटा? कॉमन एरिया में कितना बचा है ना? यहां कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 5 आएगा, 5, कि 20 15 35 5 40। तो 5 ऐसे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए, बी ऑप्शन। ठीक है, दिमाग में भी कर सकते थे, ये डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं। 52 पत्तों की एक गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है? भाई प्रायिकता का सवाल आ गया, प्रोबेबिलिटी का। शायद ये यूपी कांस्टेबल के पेपर में पहली बार है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया है। ये तो सिलेबस में भी नहीं लिखा दिखा इन लोगों ने। अच्छा बेटा, 52 पत्ते हैं, उसमें से इक्का निकालेंगे तो इक्का हो जाएंगे 4 बेटा, है भाई, 4 इक्का हो जाएंगे चारों टाइप के पत्तों के। तो टोटल 52 पत्तों में से इक्का 4 प्रकार से निकाल सकते, तो इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/13। 52 पत्ते निकालने के प्रकार 52 है, इक्का निकालने के टाइप 4 हैं, तो 4/52 1/13 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एक महिला ने कहा, यदि आप मेरी उम्र के अंकों को पलट देते हैं तो मेरे पति की उम्र आ जाएगी। महिला पढ़ी लिखी है, वह बड़े हैं, इज्जत दे रही है, पति मुझसे बड़े हैं, मैं छोटी हूं, उनकी उम्र के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। महिला और उनके पति की उम्र के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। तो आदमी की आयु बताओ, आदमी की आयु क्या है? आदमी की आयु देखो, अगर आदमी की आयु 45 मानता हूं, ऑप्शन से करूंगा मैं,
तो महिला की आयु 54 होनी चाहिए, महिला बड़ी हो जाएगी, यहां पर एक गड़बड़ है। ये वाला ऑप्शन लेते हैं कि भाई अगर आदमी की आयु 54 साल मानता हूं तो उसकी वाइफ की जो आयु आएगी मेरे दोस्तों, वाइफ की वो 45 साल होगी। क्योंकि मेरे दोस्तों वाइफ की उम्र को पलट देते हो, वाइफ की उम्र के अंकों को पलट दोगे तो पति की उम्र आ जाती है। अब देखो वाइफ छोटी है, उसका जो है हस्बैंड बड़ा है उम्र में, उनकी उम्र के बीच का अंतर, उम्र के बीच का अंतर कितना है 54-45 का 9 साल। ये उनकी उम्र के सम का, उनकी एज के सम का 54 प्लस 45 99, 99 का 1/11 है, बराबर सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो आदमी की उम्र 54 साल है। पहले मैंने एक जैसा डाटा लिया, ठीक है भाई। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था। एक फैक्ट्री में 60% 30 साल से अधिक उम्र के हैं और इसमें 75% मेल हैं, बाकी फीमेल हैं। अगर 135 मेल वर्कर 30 साल से ज्यादा उम्र के हैं, 135 मेल वर्कर 30 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो आपसे पूछा है फैक्ट्री में टोटल कितने आदमी हैं, फैक्ट्री में टोटल कितने आदमी हैं टोटल। सवाल का डाटा बहुत आसान है, तो मैं इसको 100 मान के कर सकता हूं कि जैसे मैंने मान लिया कि एक फैक्ट्री में टोटल जो वर्कर हैं वो 100 हैं, एक फैक्ट्री में टोटल 100 लोग हैं, मैंने मान लिया कि माना फैक्ट्री में टोटल 100 लोग हैं। अब 100 का 60% कितना होता है 60 यूनिट लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, जो 30 ईयर से प्लस के हैं। अब बोला है 75% एंड ऑफ दीज 60% मजदूर 30 साल से अधिक उम्र के हैं और इनमें से 75% पुरुष हैं। ये जो 60 यूनिट लोग हैं 30 साल की उम्र के, इसमें से 75% पुरुष हैं। 30 साल से अधिक उम्र के 135 पुरुष श्रमिक हैं। तो ये 60 का 75% आपके मेल हैं। 60 का 75% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 3/4, 45, 45। तो 45 आदमी, 45 पुरुष आ गए मेरे प्यारे भाई। काहे के 45 पुरुष आ गए 30 साल से ज्यादा उम्र के। सवाल कह रहा 30 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष है 135, तो 45 की वैल्यू 135 है 3 गुना। तो आपसे पूछा कुल संख्या, 100 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी 300, तो 300 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब दिमाग में करने वाले सवाल हैं। A 20% reduction in the price of apple enables a man to buy 10 apple more for ₹54। एक सेब की कीमत 20% कम हो जाए तो एक आदमी को 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद पाएगा। सेब का दाम अगर 20% खरीद कम हो जाता है तो आदमी 54 रुपए खर्च करके 10 सेब ज्यादा खरीद लेगा। जितने सेब पहले मिलते थे ना 54 रुपए में, उससे 10 सेब एक्स्ट्रा मिल जाएंगे क्योंकि सेब की कीमत 20% कम हो गई। सेब का प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है? आपसे फाइनल प्राइस पूछा है। आप एक बात बताओ, आदमी को 10 सेब एक्स्ट्रा मिलते हैं, आदमी को 10 सेब एक्स्ट्रा मिलते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, सेब का प्राइस 20% कम हो गया तो आपको 20% पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, आप फिर भी 20% पैसा देते हो। आप 54 रुपए का 20% फिर भी दे रहे हो, इसकी वजह से ही आपको 10 सेब एक्स्ट्रा मिलते हैं। 54 रुपए का 20% होता है 10.8 रुपए, 54 दूनी 108, यानी कि 10 सेब की घटी कीमत 10.8 है। 10 सेब 10.8 रुपए के हैं, तो एक सेब कितने का है? इतने का। एक दर्जन सेब कितने के? मल्टीप्लाई बाय 12, तो 1200 ये कितना आ जाएगा? 96 है। ठीक है ना, 12.96। 108 की 12 में गुणा करेंगे 1296, दशमलव लगता रहेगा, 12.96 आंसर है। ठीक है बेटा, घटी हुई कीमत पूछिए तो एक लाइन में सवाल हो जाएगा। एक गिलास में दूध है, पानी है, मिक्स किया गया 3:5 के रेशियो में, दूसरे गिलास में मिक्स किया गया 6:1 के रेशियो में। तो आपके पास 2 गिलास है। पहले गिलास में दूध पानी का रेशियो 3:5 है, दूसरे गिलास में दूध पानी का रेशियो 6:1 है। बोला है किस रेशियो में दोनों गिलास के मिश्रण को मिलाया जाए, किस रेशियो में दोनों गिलास के मिश्रण को मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए, नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 1:1 हो जाए।
तो भैया ये सवाल है एलिगेशन वाला। हमारे पास दो मिक्सचर है, उनको मिला के नया मिक्सचर बनाना है। पूछा है किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा। तो चाहे आप मिल्क पे ध्यान दे दो, चाहे वाटर पे, इच्छा आपकी है। अपन लोग ध्यान देते हैं मिल्क पे मेरे प्यारे भाई, दूध पे। आप बताओ पहले मिश्रण में कितना मिल्क है। मिल्क वाटर का रेशियो 3:5 है। पहले में कितना दूध है, 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल 8, 3/8। दूसरे मिश्रण में कितना मिल्क है, तो आप कहोगे सर 6 यूनिट। टोटल कितना है, 7। 7 में से 6 पार्ट मिल्क है। इन दोनों को इस हिसाब से मिक्स करना है कि मिश्रण में मिल्क कितना हो जाए, आधा। टोटल 2 में से 1 आपका मिल्क हो जाए। ये एलिगेशन लगाना है, लेकिन कैलकुलेशन हल्की करने के लिए है भाई। यहां /8 आ रहा है, /7 आ रहा है, /2 आ रहा है। एलसीएम होता है 56, पूरे को 56 से गुणा कर लो, इजी रहेगा। 8 सत्ते 56, 7 तिया 21, 7 अट्टे 56, 8 छिंग 48, 2 से 56 जाएगा 28 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब घटा दीजिए। 48 में से 28 घटाएंगे 20, और 28 में से 21 घटाएंगे बेटे 7। तो 20:7 आएगा, जो कि मेरा सी ऑप्शन बनेगा। एलिगेशन अगर आपको नहीं आता है तो ये सवाल नहीं कर पाओगे भाई आप, ठीक है। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं फिर भी बता दे रहा हूं कि 72 बुक का कॉस्ट प्राइस 60 बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां से सीपीएसपी का रेशियो नहीं निकाल सकते भाई मेरे आप, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात। 12 छिंग 72, 12 पंजे 60, सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा 5:6। प्रॉफिट कितना हुआ, आप मुझे बताओ। 5 रुपए की बुक आपने 6 रुपए में बेची, तो फायदा कितने का हुआ, 1 रुपए का। 1/5 होता है 20%। आंसर आ गया। आइए, यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। भाई आप 60 केले खरीदते हो 50 रुपए में, तो एक केला कितने का खरीद रहे हो, एक केला आप खरीद रहे हो 50/60 रुपए का, यानी कि 5/6 रुपए का। एक केले का सीपी निकालो, डाटा आसान है। एक केले का सीपी 5/6 रुपए। जब बेचने की बारी आती है तो आप 50 केले बेचते हो 60 रुपए में। जब बेचने की बारी आती है तो आप 60 रुपए में 50 केले, 60 रुपए में 50 केले के हिसाब से बेचते हो। तो एक केला कितने का बेचते हो, 6/5 रुपए का एक केला आप बेचते हो। ये सीपीएसपी का रेशियो है मेरे दोस्तों। प्रॉफिट कितना होगा, सीपीएसपी का रेशियो प्रॉफिट होता है। रेशियो लेना है तो सीधा सिंपल तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई 25-36 आ गया, ठीक है बेटा। 25 का समान 36 में, तो प्रॉफिट होगा 11 का 25 पर। 1/25 4%, 11/25 4 गुना 44%, तो 44% का आपको प्रॉफिट है, डी ऑप्शन। आइए, 12, 18, 20, 25 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो संख्या 25 से कटने वाली होनी चाहिए। ये नंबर 80 25 से नहीं कटता, ये 25 से नहीं कटता, ये 25 से नहीं कटता, ये 25 से कटता है। आंसर भाई 25 का नियम ये कहता है कोई संख्या 25 से तभी कटेगी जब आखिर के 2 अंक 25 से कटे। यहां पे आखिर के 2 अंक 80 है, नहीं कटेगा 25 से। 20 है, नहीं कटेगा। 60 है, नहीं कटेगा। डबल 0 कट जाएगा 25 से। आओ, पाई चार्ट का अध्ययन करो, क्योंकि सवाल का आंसर आपको बताना है, बिना अध्ययन करे नहीं बता पाओगे। निम्न पाई चार्ट के पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्चे का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट के आधार पर प्रश्न बताओ। भाई एक बुक पब्लिकेशन है, उसका इतना इतना खर्चा होता है बुक छापने में, दिया है कि भाई इतना प्रिंटिंग में कॉस्ट होगा, इतना ट्रांसपोर्ट पे, इतना कागज पे खर्चा होगा, इतना बाइंडिंग पे, इतना रॉयल्टी पे। बोला यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 है, अगर किताबों को मेरे दोस्तों प्रिंट करने की जो लागत है 40,200 है, तो इन किताबों के प्रचार पर कितना खर्चा आएगा। आप मुझे बताओ, मुद्रण लागत है कितनी, 20%। मुद्रण लागत है 20%। 20% की वैल्यू 40,200 रुपए आपको दी है। ये तो कह रहा है सवाल, आपसे पूछा है प्रचार पर कितना खर्चा आएगा। प्रचार पर आएगा 10%। 20 का आधा होता है 10%, तो खर्चा भी आधा आएगा, 20,100 रुपए। क्या ही सवाल बनाए, इतना इजी सा। आओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 4, 6, 8, 10, 12 से भाग करने पर 3 शेषफल आता है। 3 शेषफल आता है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। मैं क्यों निकालूं संख्या कैलकुलेट करके, मैं तो एक नंबर पकड़ लूंगा। वो संख्या बताओ जिसको 4 से भाग करने पर 3 शेषफल आता है। 132 तो 4 से पूरा भाग हो जाएगा।
117 को 4 से भाग देंगे, एक बार एक रिमाइंडर आएगा बेटा। 123 को 4 से भाग देंगे, 3 आएगा रिमाइंडर। 120 को 4 से भाग देंगे, पूरा चला जाएगा। एक ही संख्या ऐसी है जिसको 4 से भाग देने पर 3 से फल आता है, यही मेरा आंसर है। तो ये हल्के हल्के सवाल ना ऑप्शन से ही करने, सॉल्व करने थोड़ा ना बैठना है। ए किसी काम को 120 दिन में करता है, बी 60% मोर एफिशिएंट देने, बी की एफिशिएंसी ए से 60% ज्यादा है, तो सेम काम को बी कितने दिन में करेगा। देखो दो लोग हैं ए और बी, बोला है बी ए से 60% अधिक कुशल है। 60% का मतलब 3/5, 3/5 मेरे प्यारे भाई। बी की एफिशिएंसी ए से ज्यादा है, यानी कि ए की 5 है क्षमता, बी की 8 है, ये एफिशिएंसी है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा। टाइम का रेशियो उल्टा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर ए किसी काम को करने में 120 दिन ले रहा है, आपसे केवल बी का पूछा है, तो बी इस काम को करने में कितने दिन लेगा। 8 का 120 15 गुना, तो 5 का 15 गुना 75 दिन, तो बी उस काम को करने में 75 दिन लेगा, और यही आंसर भी होगा, सी ऑप्शन। आगे आओ। 140वां एवरेज स्पीड का सवाल है बेटा। एक आदमी 600 किलोमीटर जाता है ट्रक से 80 की स्पीड से, बहुत बढ़िया। 800 किलोमीटर जाता है एरोप्लेन से 400 की स्पीड से, बढ़िया, जान दो आदमी को। उसके बाद 100 किलोमीटर जाता है मोटरसाइकिल से 50 की स्पीड से। एवरेज स्पीड क्या होगी। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी गया भाई साहब मेरा, ये कुल दूरी गया 600, 800, 1400 है भाई, और 100 किलोमीटर गया मोटरसाइकिल से, 1500 किलोमीटर कुल दूरी गया। समय कितना लगा टोटल ये बताओ। 600 किलोमीटर जाओगे 80 की स्पीड से, समय लगेगा 600/80, यानी कि 7.5 हो जाएगा, 15/2 घंटा, 15/2 आवर्स, ठीक है, या फिर 7.5 लिख लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। 600 को 80 से डिवाइड कर देंगे, ओके। 400 किलोमीटर, सॉरी 800 किलोमीटर गया हवाई जहाज से 400 की स्पीड से, कितना समय लगा 2 घंटा, 800/400। 100 किलोमीटर गया बाइक से 50 की स्पीड से, कितना समय लगा 2 घंटे, तो आएगा 1500/7.5 और 4 11.5, 1500/11.5, 1500/11.5 ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 3000/23 किलोमीटर पर आवर, यानी कि नीचे बटे 23 आएगा। ये वाला आंसर नहीं है, 123 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, नीचे बटे 23 आना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 23 एक ही ऑप्शन में बटे में आ रहा है, वही मेरा आंसर बनना चाहिए। हटाओ, आगे आओ। एक आदमी 25,220 रुपए उधार लेता है, महिला सॉरी, वो पैसा वापस करती है 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में, 1 साल, 2 साल और 3 साल के बाद। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 5% है दर, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान क्या होगा। देखो बहुत सारा पैसा उधार लिया एक महिला ने, 25,220 रुपए, अब उसको इंस्टॉलमेंट चुकाना, ब्याज की दर है 5%, 1/20, 1/20, यानी कि अगर आज 20 रुपए उधार लिया है तो 1 साल बाद 21 चुकाना पड़ेगा, 21, यही है। अगर आज 20 का स्क्वायर 400 उधार लिया है तो 2 साल बाद 21 का स्क्वायर 441 चुकाना पड़ेगा। अगर आज 20 का क्यूब 8000 उधार लिया है तो 3 साल बाद 21 का क्यूब 9261 चुकाना पड़ेगा। यही होता है सीआई का नियम है भाई। सीआई में पावर होती चली जाती है। आज 20 उधार लिया है तो 1 साल बाद 21 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 3 साल में कितना हो जाएगा, पावर 3, 2 साल में पावर 2 है भाई। लेकिन आपको पैसा तो सेम चुकाना है ना, ये तो इंस्टॉलमेंट यहां पे सेम नहीं है, अलग अलग है, सेम करना पड़ेगा। तो यहां पे 21 से गुणा करो, यहां पे मेरे दोस्तों 21 के स्क्वायर से गुणा करो, ये इंस्टॉलमेंट आएगा 9261 9261 9261। वैसे भी आंसर 9261 के सगे वाला आना चाहिए, खुद 9261 आंसर है, मैं आगे क्यों करूंगा भैया। मैंने 21 से गुणा करिए तो यहां भी 21 से गुणा होगी, या मैंने 21 के स्क्वायर 441 से गुणा करिए तो यहां भी 441 से गुणा होगी। ये होती है बेटा इंस्टॉलमेंट, ये होती है इंस्टॉलमेंट, तीनों इंस्टॉलमेंट सेम है, तीनों इंस्टॉलमेंट। और ये है आपने टोटल कर्जा जो लिया था, ये आपने टोटल कर्जा जो लिया था कितना आएगा, 8820 8200 8000 25,220 ही आएगा बेटा। ये टोटल कर्जा आपने लिया था 25,220,
और 25,220 की वैल्यू 25,220 रुपए दे रखी है, एक गुना, वन टाइम्स। तो इंस्टॉलमेंट भी 9,261 का एक गुना आएगा, 9,261। हालांकि डाटा से ही सवाल हो जाएगा कि किसके क्यूब सगे वाला आएगा। ए किसी काम को करने में 20 से 50% ज्यादा समय लेता है, दोनों मिलकर काम 27 दिन में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? बहुत बढ़िया। ए किसी काम को करने में 20 से 50% ज्यादा समय लेता है, 50% की भिन्न में वैल्यू 1/2, ठीक है। 50% मोर टाइम टू कंप्लीट ए वर्क देन बी, यानी कि बी अगर 2 दिन लेता है तो ए 3 दिन लेता है। टाइम का रेशियो है ए बी की, तो कार्य क्षमता का रेशियो तो उल्टा हो जाएगा ना, 2-3 रिवर्स हो जाएगा बेटा, रिवर्स। बोला दोनों मिलकर काम 27 दिन में करते हैं। अच्छा जी, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? ए 2 कुर्सी बनाता है, बी 3, दोनों मिलकर एक दिन में 5 कुर्सी बनाएंगे। दोनों मिलकर काम करेंगे पूरा 27 दिन में, टोटल वर्क है। बोला इस काम को अकेला बी कितने दिन में करेगा? अगर इस काम को अकेला बी करने में आ जाए तो बी तो एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो 3 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेगा? 3 से भाग कर दो, 3 नाम 27, 45 दिन में। ये आंसर है। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, 3,000 रुपए 6,000 बन जाते हैं 2 साल में, तो इंटरेस्ट 4 साल का कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट है, बहुत बढ़िया। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेटा जीपी में 3,000 रुपए। मेंटली होने वाला सवाल है, लिखना नहीं है। 3,000 रुपए 2 साल में 6,000 बन गए, डबल हो गया, डबल। क्या हो गया? 3,000 रुपए 6,000 रुपए हो गए, डबल हो गया, दुगना। 4 साल का ब्याज पूछा है, तो आप मुझे बताओ अगले 2 साल में क्या होगा? अगले 2 साल में फिर डबल होगा पैसा, अगले 2 साल में फिर डबल हो जाएगा, यानी कि 12,000 रुपए। यानी कि 3,000 रुपए अगर आप 4 साल में लगा दोगे तो 12,000 बन जाएगा। 3,000 आपका 12,000 बन जाएगा, तो 9,000 आपको ब्याज मिल जाएगा, 9,000, 9,000। कोई यहां से ब्याज की दर नहीं निकालनी पड़ती, ठीक है। आओ, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन एमआरपी, 12% छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% लाभ कमाता है। अगर छूट नहीं देगा तो कितना लाभ अर्जित करेगा? सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने बैच में भी पढ़ाता हूं, मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, मैंने शॉर्ट्स में भी पढ़ाया है, मैंने आपके फ्री बैच में भी करवाया है। 12% डिस्काउंट के बाद 21% प्रॉफिट होता है। अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट दे रखा हो तो सीधा आप सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है 100 माइनस डी, डी मतलब डिस्काउंट 12 अपॉन 100 प्लस पी, प्रॉफिट मतलब 21, तो आ जाएगा बेटा 88/121, जो कि आपका 11 से कट जाएगा, ठीक है बेटा। तो सीपी से एमपी का जो रेशियो है यहां पे 8/11 आएगा, सीपी से एमपी का रेशियो। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं देते, इसका मतलब आप एक दाम की दुकान खोल के बैठे हो, आप सामान को एमआरपी पे बेचते हो, मार्क प्राइस पे, तो कितना लाभ होगा? अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो 8 रुपए का सामान आप अंकित मूल्य 11 में ही बेचोगे, तो 3 रुपए का फायदा हो जाएगा। 3/8, 1/8 होता है 12.5%, 3/8 होता है 37.5% का फायदा होगा। आओ, एक सर्वे में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% लोगों ने विकल्प बी को पसंद किया। कुल 500 उत्तरदाता थे, तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया है? 500 लोग हैं, 500 लोगों में से ए को पसंद किया 60% लोगों ने, 500 का 60% 300 आ गया, 300 लोगों ने ए को पसंद किया। घटिया, एक अब तक का सबसे घटिया सवाल। एक शॉपकीपर 10% डिस्काउंट देता है एक कैमरे पर, कैमरे के एमआरपी पर। कैमरे का क्रय मूल्य 3600 रुपए है। फाइंड द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस बताओ अगर शॉपकीपर 20% का लाभ कमाता है आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट। कैमरे का एमआरपी क्या होगा मेरे प्यारे भाई कि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। भाई अभी तो 1 सेकंड पहले कॉन्सेप्ट समझाया आपको, 1 सेकंड पहले, कि 20% प्रॉफिट होता है 10% डिस्काउंट देने के बाद। अगर किसी भी सवाल में प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया गया है तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। 100 माइनस डी, 100 में से डिस्काउंट घटाओ 90,
100 प्लस पी, 100 में 20 जोड़ेंगे 120, तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 3/4, 30 तिया 90, 30 चौका 120। ये सीपीएमपी का रेशियो है, जो मर्जी वो निकाल लो आप। कैमरे का कॉस्ट प्राइस दे रखा है 3600 रुपए, 3 की वैल्यू 3600 रुपए है, 1200 गुना, 4 की वैल्यू भी 1200 गुना आ जाएगी 4800 रुपए। तो 4800 रुपीज कैमरे का क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन एमआरपी आए। एबी से एक पार्टनरशिप में आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसा 5-4-3 के रेशियो में। 4 महीने बाद आफ्टर 4 मंथ बी इन्वेस्टेड 1000 रुपये मोर। 4 महीने बाद बी 1000 रुपए और इन्वेस्ट करता है। 8 महीने बाद सी 2000 रुपए और इन्वेस्ट करता है। एक साल के एंड में प्रॉफिट 15-14-11 के रेशियो में बांटा जाता है, 15-14-11 के रेशियो में। तो आपसे पूछा है सी का इन्वेस्टमेंट कितना था बिगिनिंग में। बिगिनिंग में सी का इन्वेस्टमेंट क्या था? दिस इज द बेहतरीन क्वेश्चन। ये एक शानदार सवाल है मेरे प्यारे भाई, शानदार। और इसको ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ठीक है जी, 3 का मल्टीपल लेके, या फिर आप सॉल्व भी कर सकते हो, इच्छा आपकी है। ए बी सी 3 लोग हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं 5-4-3 के रेशियो में। 4 महीने के बाद बी 1000 रुपए और इन्वेस्ट करता है। 8 महीने के बाद सी 2000 रुपए और इन्वेस्ट करता है। एक साल के बाद उनका प्रॉफिट 15-14-11 के अनुपात में बांटा जाता है। सी का इन्वेस्टमेंट पूछा है बिगनिंग में। देखो भाई, मेरे को यहां पे समझ में आ रहा है कि मुझे तीनों लोगों की जरूरत ही नहीं, मैं किन्हीं भी 2 लोगों से काम चला लूंगा। मैं यहां पे 2 लोगों से काम चला लूंगा। मुझे सी का तो पूछा है ना, तो चाहे आप ए पकड़ लो चाहे बी पकड़ लो, इच्छा आपकी है। तो मैं यहां पे बी पकड़ लेता हूं, मैं ए को डिलीट ही कर लेता हूं। अच्छा, ए ने तो कुछ किया ही नहीं है ना, ए ने तो कुछ किया ही नहीं है ना। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं ध्यान देता हूं ए और सी पे। जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करोगे, जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करोगे, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो देखो, ए बी सी ने 5-4-3 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया, 5x 4x 3x। ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया मेरे दोस्तों, 5x। ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 5x। आप बोलोगे हाँ जी सर 5x इन्वेस्ट किया। ए ने कोई पैसा ऐड नहीं किया, ए ने कोई पैसा ऐड नहीं किया, ए ने 5x था 5x रहने दिया। ठीक है भैया, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है कि ए बी सी ने 5-4-3 के अनुपात में इन्वेस्ट किया। सी पे ध्यान दो, 8 महीने के बाद सी ने 2000 रुपए और इन्वेस्ट करे। सी ने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया, 3x। सी ने 3x लगाया मेरे दोस्तों 8 महीने के लिए। जब 8 महीने बीत गए तो सी ने 2000 रुपए और इन्वेस्ट किया, यानी कि सी ने 3x के बाद 2000 रुपए और इन्वेस्ट किया। और यह पैसा सी ने इन्वेस्ट किया है अगले 4 महीने के लिए, नेक्स्ट 4 महीने के लिए। ये हो गया भाई, सी ने 3x रुपए लगाए 8 महीने के लिए, फिर 2000 रुपए और इन्वेस्ट किए अगले 4 महीने के लिए। ए ने 5x पूरा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 12 महीने के लिए। तो ये ए और सी के प्रॉफिट का रेशियो होना चाहिए। अब ए और सी पे ध्यान दे रहा है मुझे, ए और सी पे ध्यान देना है, बी पे मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं। ए का 15 है और सी का 11 है, 15/11 इक्वल कर देंगे। बी की भसड़ क्यों पालनी बेवजह की। 4 से कट रहा है तो बेटा काट दो, 4 से कट रहा है, ये 4 से 2 बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है। 5 दिया, देखो 15 से आपका 15 भी कट रहा है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 11 की x में गुणा 11x हो जाएगा। यहां देखेंगे ये 3 दूनी 6x और 3x 9x हो जाएगा, 9x प्लस 2000। ठीक है ना, 3x गुणा 2 6x, 3 9x हो जाएगा, ये प्लस 2000। तो 2x बराबर 2000, x 1000 आ जाएगा, x 1000 आ जाएगा। x 1000 आ गया तो 3x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3000। तो आंसर इसका 3000 रुपए है। ठीक है बेटा, सी ने शुरुआत में 3000 रुपए इन्वेस्ट किया था। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी उठा सकते हो, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके बताया मेरे प्यारे भाई, और एक ही स्टेप में सॉल्व हुआ। ऐसा ना कि कोई बहुत मुश्किल सवाल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए जरूर मुश्किल हो जाएगा जो बी पे बेवजह ध्यान देते रहेंगे। मुझे सी का पूछा है, ए का डाटा आसान है, मैंने एसी पे ध्यान दिया, मुझे एसी का रेशियो पता है प्रॉफिट का, एसी का इक्वल कर दिया मैंने। ठीक है जी।
ठीक है, आगे आइए। एक साझेदारी में एक्स इन्वेस्टमेंट का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए, वाई 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए, जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है, पूरे समय के लिए बाकी इन्वेस्टमेंट करता है। यदि साल के एंड में प्रॉफिट 30,000 है, वाई का हिस्सा क्या होगा? भाई साहब सेम सवाल मैंने बैच में करवाया, सेम सवाल, ये सीजीएल 2017 के मींस में आया था ऐसा क्वेश्चन। आपको पता है कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है वो हम इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं और टाइम कितना है, इस हिसाब से बांटते हैं मेरे प्यारे भाई। अब एक्स ने 1/6 पूंजी लगाई है, वाई ने 1/3 पूंजी लगाई है। तो भैया मैंने मान लिया कि पूंजी जो है आपकी 6 है, मैंने पूंजी को 6 मान लिया, 6 मान लिया। तो मेरे दोस्तों 6 का 1/6 1, वाई ने कितनी पूंजी लगाई है 1/3, 6 का 1/3 2। तो बाकी पूंजी जेड ने लगाई है, जेड ने बाकी पूंजी लगाई है। तो 6 में से 1 और 2 3 हो गया, तो भैया 3 बाकी आपका जेड ने लगाया है। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक्स ने 1/6 समय के लिए, वाई ने 1/3 समय के लिए इन्वेस्ट किया। तो समय भी मैंने मान लिया 6 साल, समय भी 6 साल मान लो या 6 महीने मान लो। तो 6 का 1/6 1 साल के लिए, 6 का 1/3 2 साल के लिए, और जेड ने पैसा इन्वेस्ट किया पूरे समय के लिए, जेड ने पूरा पैसा इन्वेस्ट किया पूरे समय के लिए, यानी कि पूरे के पूरे 6 साल के लिए। तो आसान तरीका हो गया मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा 1/4/12, 1/4/18, सॉरी, इस रेशियो में उनको प्रॉफिट बांटा जाना चाहिए। 23,000 होता है, वाई का हिस्सा क्या होगा? टोटल प्रॉफिट है 18, 4, 22 और 1 23, टोटल ऐड करो ना, 18, 4, 22, 1 23, तो 23 की वैल्यू 23,000 प्रॉफिट के बराबर है। तो वाई का शेयर है 4, 4 की वैल्यू 4,000 का प्रॉफिट होगा। इससे जल्दी आप इस सवाल नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई। /6 करना है, /3 करना है, तो आप समय भी 6 मान लो, इन्वेस्टमेंट भी 6 मान लो। आओ, दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू खर्चों का प्रतिशत डिवीजन बताता है। परिवार की कुल मंथली इनकम 32,500 है, मंथली इनकम, ठीक है। तो भोजन मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई राशि क्या है? भोजन और मनोरंजन पर देखो भाई, ये जो है एक परिवार के खर्चों का परसेंटेज बताता है। परिवार की कुल मंथली इनकम 32,500 है। अब मंथली इनकम 32,500 है, उसमें से वो भोजन पे 27% खर्च करेगा, 18% किराए पर, मनोरंजन पे 9%, बाल शिक्षा पे 23%। आपसे पूछा गया भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ। तो भोजन और मनोरंजन किधर गया? ये रहा। भोजन और मनोरंजन पे मिला के, भोजन पे 27%, मनोरंजन पे 9%, यानी कि 36% खर्चा हुआ। 36% कितने का? 32,500 रुपए का। 32,500 का 36%। क्लियर है? ऑप्शंस देखो है भाई, जब मैं इसके ऑप्शन देखूंगा तो आप कह सकते हैं कि 36 आ रहा है, परसेंटेज से तो 2 जीरो कट ही जाएगा ना। ये 36 आ रहा है मेरे प्यारे भाई, तो 9 से कटने वाला नंबर होगा। ये नंबर 9 से नहीं कटता, 8 1 9, 9 से नहीं कटता, 7 2 9, 9 से कटता है, 11 9 से नहीं कटता। ये अकेला ऑप्शन 9 से कट रहा है, आंसर। ठीक है जी, आइए। अच्छा, अभी सवाल और हैं। ए बी सी डी ई 5 लगातार विषम संख्याएं, एवरेज क्या होगा? भाई सेम सवाल मैंने एवरेज की क्लास में कराया है और सेम बैच की शीट में है, सेम टू सेम। ए बी सी डी ई आप ऐसे समझो, 5 लगातार ऑड नंबर है, विषम संख्या, एवरेज क्या होगा? तो एवरेज आएगा बीचों बीच की संख्या, ये एवरेज होगा मेरे दोस्तों, एवरेज सी। लेकिन सी तो ऑप्शन में ही नहीं है। देखो विषम संख्याएं 2-2 के गैप पे होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13। अगर पहली ए है तो अगला क्या आएगा? a + 2 आएगा जोड़ के, फिर अगला क्या आएगा? और 2 जोड़ेंगे, a + 4, यानी कि सी का मतलब ही a + 4 है। ये आंसर आ गया, खत्म। आइए, 3 संख्याओं में सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट का 2 गुना है, एंड थ्राइस द थर्ड, और तीसरे का 3 गुना है। एवरेज 44 है, सबसे बड़ा नंबर बताओ। ये तो कल भी आया था, ये तो कल भी आया था सवाल। 3 संख्याएं बेटा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि भाई 3 संख्याओं में जो सेकंड है वो पहले का डबल है
और तीसरे का 3 गुना है। तो जो सेकंड नंबर है डबल भी करना है 3 गुना भी करना है, तो मैंने सेकंड नंबर को 2 3 से कटने वाला 6 मान लिया, 6 है। सेकंड नंबर पहले का डबल है, तो पहला कितना होगा 3, 3 का डबल 6 होता है। सेकंड नंबर तीसरे का 3 गुना है, तीसरे का 3 गुना, तो तीसरा कितना होगा 2, क्योंकि 2 का 3 गुना 6 होता है। ये तीनों संख्याओं का रेशियो आ गया। अब एवरेज कितना आएगा, 3 संख्याओं का एवरेज होता है, जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 9 2 11, 11/3 तीनों का एवरेज आएगा। एवरेज कितना है 44। कितने गुना बेटा, 11 चौक 44, 4 तिया 12, 1 की वैल्यू 12 आ गई, 12 गुना 12 टाइम्स आ गया 12। सबसे बड़ा नंबर पूछा, सबसे बड़ा नंबर है 6, 6 की वैल्यू भी 12 गुना 72 आ गया, 72। ये आंसर है ए ऑप्शन। आओ, दूध पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 12:13 है। नया मिश्रण बनाना है जिसमें दूध पानी का रेशियो 12:15 हो, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा। हमारे पास मिल्क वाटर है, जिस मिल्क वाटर का रेशियो 12:13 है। मिश्रण कितना है, 2025 लीटर मिश्रण है दूध पानी का। सवाल में पूछा कितना पानी मिलाएं कि दूध पानी का रेशियो मिल्क वाटर का रेशियो 12:15 हो जाए। अरे भाई, हम पानी मिला रहे हैं तो दूध तो सेम होना चाहिए ना, दूध की क्वांटिटी यहां 12 है, ये भी 12 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। पानी 13 से 15 हो गया, तो मैंने पानी 2 यूनिट मिलाया, 2 यूनिट। हमारे पास मिश्रण कितना था दूध पानी का, 12 + 13 25, तो मिश्रण आपका 25 था, और मिश्रण था कितना 2025 लीटर। बताओ कितने गुना, तो 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25 81 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 81 गुना आ जाएगी, 162 लीटर। तो 162 लीटर आपको पानी मिलाना पड़ेगा, पहला ऑप्शन। तो हम पानी मिला रहे हैं तो मिल्क नहीं मिला रहे, मिल्क की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। 91 नंबर लास्ट है भाई साहब, ये बताइए, एक बेलन को उसकी अक्ष पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या है। क्रॉस सेक्शन एरिया, पहले तो ये समझो भला कि क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे आप पाइप देखते हैं, पाइप है ना, छतों पे लगा होता है, नीचे नाली में जाता है बारिश का पानी। अगर पाइप को ऐसे कट करोगे बीच में से, तो क्या दिखेगा, एक सर्कल, वृत्त दिखेगा। ये हमारी किताब है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो कट करने पर जो सतह सामने की तरफ दिखती है, आयत दिखेगा, रेक्टेंगल, वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। मेरे प्यारे भाई, समझ में आया कि नहीं। ओके, तो आप ये समझो कि हमारे पास इस तरीके से एक सिलेंडर है, बेलन। ये कंसेप्चुअल सवाल है मेरे प्यारे भाई, इमेजिनेशन, आंख बंद करके सोचना पड़ेगा। बेलन की अक्ष क्या होती है, ये बेलन की अक्ष होती है, एक्सिस, यानी कि दोनों जो वृत्त है उनके केंद्र को मिलाने वाली लाइन, ये एक्सिस होती है, एक्सिस। बोला एक्सिस पर 60 डिग्री के कोण पर झुके समतल से काटा जाता है। हमने लिए, समझे पनीर का टुकड़ा है, हमने लिया चाकू, चाकू लिया, ये अक्ष है, और मैंने ऐसे काटा, इसको ऐसे काटा है मैंने प्यारे भाई, जो 60 डिग्री का कोण बनाता है एक्सिस से, ऐसे काटा। तो जब मैं ऐसे कट करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो यहां पर एक सतह बनेगी, सतह। वो सतह कैसी होगी बताओ, खुद सोचो। वो सतह सर्कल नहीं होगी। अगर मैं ऐसे काटता ना, ऐसे काटता समांतर, यहां से मैं कट करता ऐसे ऐसे, तो ये जो सतह बनती है अनुप्रस्थ काट, ये सर्कल हो जाती, कंप्लीट सर्कल। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर मैं ऐसे काटूंगा तो सर्कल नहीं होगा, कुछ इस तरह की शेप आएगी मेरे प्यारे भाई, इस तरह की। ऐसी, यानी कि एक दीर्घवृत्ताकार शेप कहेंगे, इलिप्स, एक इलिप्स बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। डी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, तो बेहतरीन सवाल है, चैलेंजिंग लगा होगा मेरे दोस्तों। ये थे सारे सवाल, मैंने सारे छांट छांट के करवाए आज। मैंने कल दोनों शिफ्ट में देखा कि जीएस में भी सवाल डाल रखे, हिंदी में भी। आज मैंने खुद सारे सवाल छांटे हैं 30 के 30, और मैंने आपको सब करा दिए, और बेस्ट सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, वही जो एक बच्चे को एग्जाम में करके आना चाहिए था। कर तो सॉल्यूशन दुनिया रही है, हर कोई सॉल्व करा रहा है जिसको पल्ले पड़ रहा है, लेकिन ऐसे कौन सॉल्व करवा रहा है, हम करवा रहे हैं। सबसे पहले कौन सॉल्व करवा रहा है, हम करा रहे हैं। लगातार कौन सॉल्व करवा रहा है, हम करा रहे हैं। सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं भाई। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है बेसिक से एडवांस लेवल तक।
तो आप कैरिबल एप्लीकेशन पर जो हमारा नया लाइव बैच अभी शुरू हुआ है, जिसकी क्लास चालू हो गई है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए मेरे दोस्तों। मैथ स्पेशल जीरो टू हीरो सिलेक्शन लाइव बैच मात्र 999 की फीस में बैच मिल जाएगा। इसके एडमिशन बहुत जल्द बंद होने वाले हैं, तो आप जल्दी इनरोल कर लीजिए। मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा इसमें, प्री प्लस मींस शुरू से आखिर तक दोस्त, ठीक है। पीडीएफ हम साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल खोलो केशव, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ्स बाय गगन प्रताप। देखो ये पीडीएफ डल भी गई है 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की। आप यहां पे पूरा पेपर जो आया एज इट इज, ठीक है ना, वो देख सकते हैं। ये देखो कल यूपी पुलिस की 23 अगस्त की दोनों शिफ्ट की पीडीएफ डल गई हैं, और कल जो मैंने सॉल्यूशन करा उनकी वीडियो का लिंक भी यहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में जाके। ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो। आप पढ़ ले तो लाइक नहीं करते, लाइक करो बेटा वीडियो को, तभी आपको आगे के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाय।